नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आज हम आपको बताएंगे बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्यों मांगी माफी, क्यों कहा हुड्डा अच्छे इंसान। वहीं हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस ने अपनी पार्टी के प्रवक्ता को क्यों निकाला पार्टी से बाहर। वहीं आईपीएस अधिकारी यौन शोषण केस में महिला आयोग की सख्ती, चेयरपर्सन बोली दाल में कुछ काला है। हरियाणा में चीते की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड मेट्रो, दिल्ली से करनाल सिर्फ 45 मिनट में पहुंचेंगे। हिमाचल की लेडी एसपी सुर्खियों में, विधायक से हुआ टकराव, आधी रात सामान समेत मां के साथ हुई रवाना, चार्ज एएसपी को दे गई। हरियाणा बीजेपी में राज्यसभा जाने की होड़, एक सीट के लिए कौन से 5 नेता है दौड़ में। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही फिर आई सामने, डिलीवरी के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में छोड़ी रुई। हरियाणा में बेटे को घोड़ी पर बिठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले। आखिरकार क्या है पूरा मामला। वहीं हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड फिल्म दो पत्ती के खिलाफ हरियाणा में महापंचायत, हुड्डा गोत्र पर टिप्पणी को लेकर बहिष्कार का क्यों किया ऐलान। हरियाणा मंत्री का बड़ा बयान, बोले जेलों से धमकाने का अब सिस्टम होगा खत्म। पानीपत में शादी के खिलाफ उतरी नाबालिग लड़की, बोली जबरदस्ती कराया उसका विवाह, वह खुश नहीं, मां पति के खिलाफ केस दर्ज। हिसार में नशे की ओवरडोज से 3 की मौत। वहीं आज शपथ लेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। आर्टिकल 370 ईवीएम पर फैसले देने के चलते हुए थे मशहूर, उनके चाचा को इंदिरा गांधी ने नहीं बनने दिया था सीजेआई। वहीं नवंबर का पहला हफ्ता बीता, पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी शुरू नहीं। आखिरकार क्या है ग्लोबल वार्मिंग और इसके पीछे की बड़ी वजह। अब देखिए खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत में आइए आज बात करते हैं बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम की। हरियाणा की सुबिद्दो विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की। अपने गृह क्षेत्र नारनौल में अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान अपने भाषणों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की गई टिप्पणियों पर माफी भी मांगी है। गौतम ने कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती। हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शोभा नहीं देती। हुड्डा भी सोचता होगा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया, मगर हुड्डा के खिलाफ बोलना मेरी मजबूरी थी। भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता। हुड्डा बहुत अच्छे इंसान है, चाहे उसमें कोई 20 बार बुरा माने। उसकी रगों में देशभक्त चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का खून है, उसको मैं गलत नहीं मानता। गौतम ने यह भी कहा कि अगर किसी को गलतफहमी है कि उसके कारण भाजपा की सरकार बनी है तो वह निकाल दे। भाजपा अगर जीती है तो सिर्फ सैनी के भरोसे पर। सैनी को मुख्यमंत्री बनाना ट्रंप कार्ड था, यानी जीत का पत्ता था। वहीं रामकुमार गौतम ने साफ कर दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छे इंसान मानते हैं और उनके खिलाफ बोलना उनकी मजबूरी थी। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को क्यों निकाल दिया पार्टी से बाहर। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कांग्रेस नेता बाल मुकुंद शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। 8 नवंबर को बाल मुकुंद शर्मा ने दावा किया था कि इस बार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। माना जा रहा कि इसी बयान के कारण बाल मुकुंद शर्मा पर यह कार्रवाई की गई है। उदयभान द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा है कि आप पिछले कुछ दिनों से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आप को कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बताकर डिबेट आदि में भाग ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अनाप शनाप बयानबाजी करें, जबकि आप न तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और ना ही आपको पार्टी में कोई अन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके द्वारा की जा रही अनर्गल बयानबाजी से न केवल पार्टी की छवि धूमिल हुई है, बल्कि आपका यह करते पार्टी संविधान की घोर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आपके इस पार्टी विरोधी आचरण के चलते आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने भविष्य में अपने आप को पार्टी प्रवक्ता अथवा किसी अन्य पद का हवाला देकर किसी डिबेट में भाग लिया या प्रेस में कोई बयानबाजी जारी की तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में आईपीएस विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में आईपीएस अफसर सुमित कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में महिला आयोग ने जांच के लिए एसआईटी से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें
एसआईटी की जांच को भी शामिल किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि आयोग के सामने दर्ज किए गए बयानों और एसआईटी की जांच में क्या समानता, उसी के आधार पर आगे की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूट्यूबर सुनील कुमार की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है, एसआईटी से उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक दाल में कुछ काला है, क्योंकि पूरा मामला महिलाओं के सम्मान का है। यह मामला महिला पुलिस से जुड़ा है। यह देखना है कि अभी तक एसआईटी ने क्या काम किया, क्या उनकी रिपोर्ट है और महिला आयोग की रिपोर्ट सेम है या नहीं, या फिर अलग है। इन दोनों रिपोर्ट की जांच इसलिए करनी है क्योंकि सुमित कुमार और उनके साथी ऑफिसर कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया है, या फिर ममता सिंह ने जो जांच का चीज निकाली है वह सही है, क्योंकि एसआईटी की टीम अभी तक यूट्यूबर सुनील कुमार को नहीं पकड़ पाई है। इससे पहले एसपी आस्था मोदी ने भी उन्हें नहीं पकड़ा था। एसआईटी ने अभी तक क्या काम किया है और किस नतीजे तक पहुंचे हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी खबर की। हरियाणा में रैपिड मेट्रो चीते की रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। दिल्ली से करनाल की 135 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 45 मिनट में ही तय कर लेगी। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी ने वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीजर शेयर किया। इसमें दावा किया गया है कि भविष्य में जो मेट्रो प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें रैपिड मेट्रो चीते की रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। अभी करनाल से दिल्ली का सफर तय करने में 2.5 घंटे का समय लगता है। हरियाणा में करनाल तक रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। पहले इसे पानीपत तक बनाना था, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी की बैठक में इसे करनाल तक विस्तार करने की मंजूरी मिली। इसके लिए सर्वे किया जाएगा और इसकी संभावनाएं तलाशी जाएगी। पानीपत तक मेट्रो का सर्वे हो चुका है, लेकिन बजट के अभाव में यह प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग था, लेकिन अब इसकी मंजूरी मिल गई है। आइए बात करते हैं लेडी सिंघम एसपी की। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में। आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव चल रहा था। हालांकि वह नहीं झुकी और अचानक अपना सरकारी आवास खाली कर मां के साथ चली गई। वह अपना चार्ज भी एसपी को देकर चली गई। इल्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इल्मा ने विधायक की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे थे। इसके अलावा एक स्क्रैप कारोबारी के केस में भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वह पिछले बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डीसी एसपी के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए शिमला आई थी। यहां उनकी मुलाकात सत्ताधारी नेताओं और पुलिस अधिकारियों से हुई। अचानक वह बुधवार को ही वापस लौट आई और छुट्टी लेकर चली गई। उन्होंने रात में ही बद्दी स्थित अपने सरकारी आवास से सामान समेटा और गुरुवार सुबह मां के साथ रवाना हो गई। अगली खबर है खाली हुई राज्यसभा सीट की। हरियाणा में कृष्णलाल पंवार के इसराना से विधायक बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। एससी कोटे से खाली हुई इस राज्यसभा सीट के लिए बिश्नोई, जाट, ब्राह्मण और दलित चेहरों ने लॉबिंग शुरू कर दिया। राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा के दलित नेता सुदेश कटारिया के नाम शामिल हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कृष्णलाल पंवार एससी कोटे से राज्यसभा गए थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एससी कोटे से ही नेता राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि भाजपा अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव घोषणा की तारीख का इंतजार कर रही है। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है। हरियाणा के जींद सिविल अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसूति वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जहां स्टाफ ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रुई छोड़ दी, जिससे महिला को इन्फेक्शन हो गया। 3 दिन बाद महिला को तेज दर्द हुआ तो उसे वापस नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां रुई निकाली गई। महिला के पति ने 5 नवंबर को इसकी शिकायत सिविल सर्जन को दी थी। वहीं रविवार को इसका खुलासा हुआ। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए। हरियाणा में बच्चे के स्कूल का पहला दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे के स्कूल का पहला दिन माता पिता के लिए बेहद खास होता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक परिवार ने इसे यादगार बना दिया। पहले दिन पिता ने अपने बेटे को अच्छी तरह सजाया, इसके बाद घोड़ी पर बैठाया और बैंड बाजे के साथ उसे स्कूल छोड़ने गए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ ही बच्चे अनमोल साहिब के माता पिता भी बैंड की धुन पर नाच रहे थे। स्कूल के पास खड़े अन्य अभिभावकों और बच्चों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। बहादुरगढ़ के दयानंद नगर निवासी विवेक आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते हैं और बच्चे का पहला दिन पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए बात करते हैं
आखिरकार हरियाणा के हुड्डा गोत्र के लोग क्यों इन दिनों नाराज हैं? बॉलीवुड फिल्म दो पत्ती के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में रविवार को वसंतपुर गांव में हुड्डा खाप के 45 गांव की महापंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश ने की। महापंचायत में हुड्डा गोत्र को लेकर फिल्म में की गई टिप्पणी पर रोष जताया गया। फिल्म से हुड्डा शब्द हटाने की मांग की गई। साथ ही फिल्म का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया। फिल्म को लेकर 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। हुड्डा खाप का कहना है कि फिल्म के सीन में कोर्ट के अंदर एक्टर कह रहा कि हमारे पड़ोस में हुड्डा राज रहते हैं। उन्होंने खुले में अपनी बहू को जिंदा जला दिया। मर्डर तो यह है। फिल्म में हुड्डा गोत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। अब हरियाणा में बदमाशों की खैर नहीं। वहीं जो बदमाश जेलों से लोगों को धमकाते थे, व्यापारियों को धमकाते थे, अब उनके भी उल्टे दिन लगने शुरू हो गए। जी हां, हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रविवार को झज्जर शहर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यह कहा कि हरियाणा की जेलों से फोन आने या धमकी मिलने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। मंत्री का झज्जर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन ने जोरदार स्वागत किया। जेल मंत्री ने इस दौरान जेलों से मिल रही धमकियों के सवाल पर कहा कि जेलों में बहुत सुधार हुआ। अगर कहीं आपको ऐसा नजर आता है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब प्रदेश की जेलों से धमकी भरे फोन, धमकी मिलने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस हार के सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि इस सदमे से बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हरियाणा पर्यटन स्थलों को लेकर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और जितने भी पर्यटन स्थल है उनको वे देख रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि पर्यटन में हरियाणा प्रदेश का नाम और आगे जा सके। आइए बात करते हैं, आखिरकार एक लड़की को अपनी मां व अपने पति के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी और क्यों अपनी ही शादी के खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश करने पड़े। जी हां, हरियाणा के पानीपत में एक नाबालिग लड़की अपनी शादी के खिलाफ खड़ी हो गई। बाल संरक्षण अधिकारी को शिकायत दी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है। मामले में जांच शुरू हुई तो उसके पति ने शपथ पत्र देकर उसको बालिग बताया। लड़की ने भी हार नहीं मानी और उसने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दे दिए जिनके हिसाब से वह अभी बालिग नहीं हुई है। पुलिस ने अब लड़की की मां व पति के खिलाफ बाल विवाह एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और छानबीन जारी है। बाल संरक्षण अधिकारी पानीपत के अनुसार 30 सितंबर को उनको कृष्णापुरा निवासी एक लड़की ने शिकायत दी थी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी है। शादी 1 अप्रैल को मतलोडा के एक बैंकेट हॉल में गांव उरलाना कलां के रहने वाले रिंकू के साथ हुई थी। लड़की ने बताया कि वह नाबालिग है और इस शादी से खुश नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और उरलाना कलां निवासी रिंकू को शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। 10 अक्टूबर को रिंकू ने बैंकेट हॉल के दस्तावेज के साथ अपने शपथ पत्र में लड़की की जन्म तिथि बताई थी। इसके हिसाब से वह बालिग थी। छानबीन में युवती की आयु गलत मिली। लड़की आजाद नगर के एक स्कूल में पढ़ती है और उसके मुताबिक लड़की का जन्म 4 नवंबर 2008 को है। शादी के समय उसकी उम्र 15 साल 4 माह थी। पुलिस ने अब इस मामले में थाना मतलोडा में लड़की की मां व मीना व उसके पति रिंकू के खिलाफ धारा 9, 10, 11 बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत केस दर्ज किया है। लड़की को ससुराल से बाल संरक्षण कल्याण समिति पानीपत के माध्यम से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भिजवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार बाल विवाह गंभीर अपराध है। हरियाणा में नशे का कहर लगातार साफ दिखाई दे रहा है और नशे की वजह से आए दिन युवाओं की जान जा रही है। हिसार के पावड़ा गांव में 10 दिनों के अंदर 3 युवाओं की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। मृतकों में 20 वर्षीय सोनू, 30 वर्षीय विनोद, 22 वर्षीय चरणदास शामिल है। ग्रामीणों को अब यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी संतान भी इस नशे की चपेट में तो नहीं आ जाएगी। जानकारी के मुताबिक सोनू, जो कि 20 वर्षीय के पिता बीमार रहते हैं, सोनू ही काम धंधा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। दिलबाग सिंह ने बताया कि सोनू पिछले 2 सालों से सफेद चिट्टा नशे की गोलियां व इंजेक्शन का नशा कर रहा था। परिवार ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की लेकिन नशे की ऐसी लत लगी कि वह रुक नहीं पाया। उन्होंने बताया कि सोनू ने घर पर ही नशे का इंजेक्शन लगाया था और
उसके शरीर में रिएक्शन हो गया, जिसके चलते परिवार उसे अग्रवा मेडिकल में लेकर गए, लेकिन 29 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। विनोद जो कि 30 वर्षीय था, उसके पिता निहाल सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है और विनोद की 3 बहनें और मां है। परिवार का पालन पोषण विनोद कुमार ही मजदूरी के माध्यम से करता था। आइए बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे आज 11 नवंबर को सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे, वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। 1973 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएच बैक को सीजेआई बनाया गया। इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा की सरकार गिरने के बाद वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। लगातार भारत में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 से 4000 मीटर के बीच में हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो जाया करता था, लेकिन उत्तराखंड में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर में इस बार बर्फ का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। यही स्थिति उत्तराखंड में स्थित चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की है। इन क्षेत्रों में तापमान मैदानों जैसा हाल है। ये हालात मानसून के बाद होने वाली बारिश कम होने से बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के बाद यहां सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। इसके चलते तापमान अचानक बढ़ा। यही कारण है कि नवंबर में भी पहाड़ों का यह हिस्सा सूना है। वहीं उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण के चलते धुंध बढ़ गई है। दिल्ली, सोनीपत, गाजियाबाद, आगरा समेत कई इलाकों में सुबह 7 बजे AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।